आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ आलू जैन की। और आज हमारे साथ है कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी। राशिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का जो बातचीत चल रही है, जो इस तरह से इंसिडेंट आ रहे हैं, जो तमाम तरह की चीजें वायरल हो रही हैं, और लगता है बहुत अच्छा माहौल है इस समय बात करने का आपसे, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं और हर चीज को जानते हैं। और जो लोग डेलीगेशन का हिस्सा बने थे वो भी आपके काफी करीबी हैं, क्योंकि आप इतने पुराने हैं और वो लोग भी बहुत पुराने हैं। घूम फिर के वही सब प्रश्न आते हैं। सर, आप तो डेलीगेशन खैर वापस भी आ गया। एक तरफ आपका डेलीगेशन बाहर जाके तमाम चीजें भूल करके कि कौन सी पार्टी से है, कौन सी वर्ग से है, कौन सी कास्ट से है, इंडिया के बारे में बात कर रहा था, पाकिस्तान को कह रहा था कि आतंकवादी है और इंडिया ने जो किया ठीक किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहा था। और दूसरी तरफ आपके नेता इंडिया में बैठकर, चाहे वो जयराम रमेश हो, आतंकवादी घूम रहे हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं, पवन खेड़ा जी हूँ, उदित राज हूँ, मोदी की चमचागिरी कर रहे हैं। सर, आपको लगता है जो मैसेज गया बाहर, चाहे वो पाकिस्तान हो या उसके दोस्त देश हो, वो बहुत गलत गया? देखिए, जब तक सिंदूर ऑपरेशन हुआ विपक्ष ने कोई सवाल नहीं उठाया, हमने एक सवाल भी नहीं उठाया। सवाल उठने कब शुरू हुए? जब आपने सीज फायर कर दिया, और सीज फायर आपने अमेरिका के दबाव में किया। निश्चित तौर से सवाल उठने थे। आपने डेलीगेशन भेजे, हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन यह भी आपका फेलियर था। प्रधानमंत्री दुनिया के 73 कंट्रीज के अंदर अभी तक घूम चुके हैं, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे वो 8 बार, 10 बार, 6 बार गए। अमेरिका 10 बार गए, चाइना 5 बार गए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर 83 कंट्रीज घूम चुके हैं, और वो भी बहुत सारे कंट्रीज में बहुत बार गए। तो आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए, आप पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं कर पाए। क्या पहलगाम का हमला पहला हमला था आतंकी? क्या इससे पहले नहीं हुए थे? आपकी एक नाकाम फॉरेन पॉलिसी थी। आपने डेलीगेट्स भेजे, बहुत अच्छा किया, आपने भेजा दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट लीडर आपका डेलीगेशन से नहीं मिला। इससे पता चलता है दुनिया में हमारी क्या इज्जत है। और सिंदूर ऑपरेशन पे जैसे ही आपने हमला किया, सुबह को पहला रिएक्शन मेरा था कि हमारी फौज ने वो काम करके दिखाया जो करना चाहिए, काबिल तारीफ है। लेकिन गोल तय करना सरकार का काम होता है, उसको एग्जीक्यूट करना फौज का काम होता है। फौज उससे आगे नहीं बढ़ती। आपने जो कहा फौज ने कर दिया, लेकिन मोदी साहब, आपने तो कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, जो बची है जमीन आतंकियों की खत्म कर देंगे। तो मैंने यही पूछा था, क्या अजहर मसूद जिंदा है कि मर गया? हाफिज सईद जिंदा है कि मर गया? दाऊद इब्राहिम जिंदा है कि मर गया? आप तो कुछ भी नहीं कर पाए। आपने चंद इमारतों को तोड़ दिया, अपने 5 जहाज गिरवा दिए आपने, और आप पूरे भारत के लोगों को गुमराह कर। सर, जहाँ अब बहुत सारे आपने बात करी और उस पर बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले 5 जहाज की बात करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हमारी जो मीडिया है बहुत एक्टिव है, अगर सपोज भारत के प्लेन कहीं क्रैश होते तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान का सबसे पहला नंबर होता कि वो उसको दिखाता कि हमने ये किया है? ऐसा कुछ प्रूफ सामने नहीं आया, तो ये बात कहाँ से आई सर? देखिए, BBC ये कह रहा है जी, BBC ने पॉइंट आउट तक किया है, अपना करस्पॉन्डेंट दिखाया कि बठिंडा के अंदर ये पड़ा। सर, मलबा तो जी, किसी बात को छुपाने की जरूरत जी। सरकार क्यों नहीं कहती कि हमारा कोई राफेल नहीं है? जी। सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है सारे पायलट सुरक्षित आ गए। जी। आपने क्यों नहीं कहा हमारा कोई हवाई जहाज नहीं गिरा? अब तो CDS ने कह दिया, इसके बाद क्या बाकी रह गया? जी, बिल्कुल। दुनिया के अखबारात ने लिखा है कि सुबह 4 बजे चाइना का एम्बेसडर पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को फोन करता है, और उसी दिन जिस दिन हमने हमला किया और फोन करके कहता है कि राफेल गिरा दिए गए, मैं आपके यहाँ आ रहा हूं सेलिब्रेट करने के लिए। क्यों नहीं आपने डिनाई किया? आज तक फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, किसी ने ये नहीं कहा कि जहाज
हिट नहीं हुए गिरे नहीं। बिल्कुल जी सर, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि बार बार मोदी सरकार है वो भी कह रही है, जो लीडर्स हैं कैमरे के सामने आके वो भी कह रहे हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ, और किसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन अगर जाएगी सेना का जो मोरल जो एकदम बूस्टअप हो रहा है उस पर फर्क पड़ेगा, जो बोला जा रहा है सरकार की तरफ से। और कहीं ना कहीं ये बात लगती है क्योंकि जो बयान यहाँ दिए जाते हैं कोई भी लीडर को दे सेना के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो बहुत ही हाईलाइट होते हैं पाकिस्तान में, और वहां का लगता है कि बूस्टअप हो गया, जबकि नुकसान इतना हुआ है पाकिस्तान को। देखिए एक बात मैं बताऊँ आपको, इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी और आप नहीं बोलेंगे तो नहीं सुनेगी। जी जी अब ये दुनिया एक गांव बनकर रही है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन हमसे ज्यादा मालूमात अमेरिका के पास और रशिया के पास है, एक एक चीज की मालूमात है। आप मुझे बताइए कि आप बार बार कह रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। भाई बताइए, खत्म नहीं हुआ तो आप क्या कर रहे हैं? क्यों देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं? सिंदूर ऑपरेशन दोबारा कब करेंगे? क्या आप पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? सफाई के साथ बताइए। आप सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बार बार आप 11 साल से कह रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। जी जी आज आपने सीज फायर कर दिया। क्यों नहीं पोक को लेने की कोशिश की आपने? जी बीजेपी कह रही है आप लोग समझते नहीं हैं, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है। तो जब आप पोक लेने की बात करते थे आपको पता नहीं था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है? जी 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 आज रशिया हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं। अमेरिका कह रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रेट नेशंस, बराबर में खड़ा कर दिया हमें पाकिस्तान के। ये वही ट्रंप है जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते बिल्कुल, थे सब दुनिया- अब की बार जी, जी। ट्रंप सरकार। जी 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 आज वो क्या अपॉर्चुनिस्टिक कर रहे है, हैं हमारे साथ? ये सब जानते हैं अमेरिका के बारे में, अपॉर्चुनिस्टिक है सर। फिर घूम के हम यही बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। शुरू में जब हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला और शुरू हुआ तो कांग्रेस बहुत ही सपोर्टिव थी और सारे विपक्षी दल बहुत ही सपोर्टिव। इवन राहुल गांधी ने खुलेआम हर मंच पे बोला है कि हम हर मंच पे सपोर्ट करेंगे। ऐसा अचानक क्या हो गया कि विपक्ष एकदम बिफर पड़ा और उसको लगा कि ये जो खामियां निकालनी शुरू कर दी। तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि क्या सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पाई विपक्ष को, और किस बात पे विपक्ष इतना नाराज हो गया सर? देखिए, 2 बार ऑल अपोजिशन लीडर्स, ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई, प्रधानमंत्री नहीं आए। मीटिंग से अगले दिन राजनीति करने बिहार चले गए, लेकिन किसी अपोजिशन लीडर ने कोई सवाल नहीं उठाया। सबने बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं है, जी जी देश एक है, ये मैसेज जाना चाहिए। सवाल कब से उठने शुरू हुए? जब आपने सीज फायर कर दिया और ट्रंप ने 2 घंटे पहले ट्वीट कर दिया जी कि हमने सीज फायर करा दिया और हमने ये कहा था कि हम ट्रेड बंद कर देंगे। मुझे आप बताइए, मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने एक बार भी कंट्राडिक्ट किया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? एक बार नहीं किया आपने नहीं कहा कि ये ट्रंप का और अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। आप कहते रहे डीजीएमओ ने फोन किया हमारे डीजीएमओ ने को और उसने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। कितने हंसी की बात है। जी जी सवाल नहीं उठेगा तो क्या होगा? आप वहां के किसी लीडर पे भरोसा नहीं करते, लेकिन डीजीएमओ पर भरोसा कर रहे हैं आप। क्या औकात है डीजीएमओ की? जी जी उसने कहा कि अब सीज फायर कर दीजिए, हम मान गए। कौन यकीन करे? लेकिन सर यहाँ सरकार ने डिनाई नहीं किया इस बात को, जैसा कि आप कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन जब क्वेश्चंस इस डेलीगेशन से पूछे गए तो चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, उनके जो कमेंट्स आए हैं उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हमें ऐसी बातों पे कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने तो बहुत क्लियर बोल दिया कि व्हाइट हाउस में मैं किसी भी तरह से टकराव करने नहीं आया हूं, मैं एक पॉजिटिव वे में बात करने आया हूं। तो ऐसा क्यों है जब खुद कांग्रेस के लीडर ये मान रहे हैं कि आप टकराव मत कीजिए, कुछ बात अगर साइलेंस में चली जाती है तो रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। देखिए, एक तो डेलीगेशन के जो मेंबर्स हैं, जी जी उन्हें भारत सरकार ने चुना था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं चुना था। कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को रिकमेंड किया था उसमें से आप सिर्फ एक आदमी को लेकर गए, आनंद शर्मा और जितने डेलीगेशंस गए थे वो विदेश में गए थे, वो भारत में आके सबक सिखाने के लिए नहीं थे। जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी नहीं चला रहे, जो विपक्ष के नेता हैं वो विपक्ष की पार्टीज नहीं चला रहे, वो दूसरे लोग चला रहे।
देश के अंदर क्या सवाल उठाना है, क्या सवाल नहीं उठाना, वो पार्टी तय करती है। सर पार्टी के ही तो बाहर गए थे सीनियर लीडर्स हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी कर दी। जी जी। आप बाहर गए, आप जो कोशिश कर सकते थे आपने की, आप वापस आ गए, आपका जॉब खत्म हो गया। अब आप भारत के अंदर आके कोई सबक सिखाने का काम नहीं। क्वेश्चन सर यहाँ पे एक और आ रहा है, जैसा कि शुरू से इस बात पे काफी नाराजगी थी कांग्रेस के अंदर कि जो नाम हमने दिए वो चयन नहीं किए गए, तो ये सवाल बीजेपी लीडर्स की तरफ से भी आया कि नाम क्या दिए गए थे। कर्नाटक के उस मंत्री का नाम दिया गया था जिसके समारोह में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो कि ऐसे नेता को आप एक रिप्रेजेंटेटिव बना के बाहर डेलीगेशन में भेजें, तो कांग्रेस के अंदर मंशा क्या थी इसको लेकर के सर? देखिए बिल्कुल गलत बात है, या तो आपको किसी पार्टी से पूछना नहीं चाहिए। क्या आपने कोई क्राइटेरिया दिया था कि इस क्राइटेरिया के लोगों को आप रिकमेंड कीजिए? बेस्ट नहीं चुने गए सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेस्ट कौन है ये आप तय करेंगी कि पार्टी तय करेगी? पार्टी ने बहुत अच्छे लोग थे, उनको नहीं तय किया। या तो आप नाम ना पूछते, अपनी मर्जी से तय करते जैसा आपने किया, और अगर पार्टी से पूछा था तो फिर आपको कोई हक नहीं कि आप ये कहें कि इसके अंदर ये कमी है। सर बीजेपी ने इस पर भी एक बात कही है कि नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को जब भेजा था तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था और पूछा नहीं गया था बीजेपी से उस समय, तब भी नरसिम्हा राव के टाइम पे अटल जी को वहां भेजा गया था। देखिए दो बातें, एक तो अटल जी के कद का एक भी आदमी बीजेपी में नहीं, और दूसरी बात अटल जी को इसलिए नहीं भेजा गया था सिर्फ, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के नेता थे। अटल जी को इसलिए भेजा गया था कि वो नरसिम्हा राव के बहुत गहरे दोस्त थे, उनकी दोस्ती थी, वो इत्तेफाक से बीजेपी के भी नेता थे। अगर अटल जी बीजेपी ना होते बीजेपी में तो भी नरसिम्हा राव ने भेजते, चूंकि अटल जी और नरसिम्हा राव की दोस्ती इतनी गहरी और करीबी थी कि अटल जी बीजेपी की बातें नरसिम्हा राव जी को बताते थे। आप हंस रहे हैं, आप खुद ही देखिए, आप कह रहे दोस्ती थी। अब यहाँ पे तो शशि थरूर जी जिस तरह के बयान पिछले कुछ सालों से दे रहे हैं, साफ लग रहा है कि मोदी से बहुत करीबी है उनकी, तो मोदी जी ने अपने दोस्त को भेज दिया। हमें क्या नहीं था। जी जी। आप शशि थरूर जी को भेजिए, आप किसी और को भेजिए, लेकिन आपकी गलती वहां हो जाती है जब आप कांग्रेस पार्टी से पूछते। आपको पूछना नहीं चाहिए। क्वेश्चन यही है कि पूछना नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से भेजें, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई उठाए। जी जी जी। आपने पूछा, पूछने के बाद आपने नहीं भेजा, आपने पूरी पार्टी की बेइज्जती की। चलिए सर, इसलिए पार्टी उस पर सवाल वो फिर के हम कांग्रेस में फिर आते हैं कि डेलीगेशन भेजा और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वाहवाही हुई और सब लोगों ने तारीफ भी करी और जनता ने भी इसे सराहा। आप अगर आप देखते भी होंगे वीडियो जिस तरह से आते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, जो स्पीचेस वहां गई है सबने बहुत सराहा। तो पहले में फिर कांग्रेस के पास आते हैं सर। बीजेपी के ही कुछ नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, अच्छे नेता हैं, वो कहते हैं ये बात कि कांग्रेस के जो अनुभवी नेता हैं, जो समझदार नेता हैं, उनको बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है और कांग्रेस में जो चमचागिरी करते हैं, फेवरेटिज्म है, उन लोगों को आगे किया हुआ है। देखिए कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स, जी बीजेपी को कोई हक नहीं किसका, लेकिन वो चाहती है विपक्ष मजबूत हो बीजेपी। जी जी। क्या मुरली मनोहर जोशी से ज्यादा सीनियर लीडर है बीजेपी में? आपने सरकार बनती क्या क्या उनके साथ? बीजेपी को सबसे ज्यादा ताकत किसने बख्शी और मोदी जी की पॉलिटिकल लाइफ किसने बचाई? अडवाणी साहब ने। आपने सरकार बनाती क्या क्या, उन सब लोगों को किनारे खड़े कर दिया। तो क्या ऐसे लोगों को हक है कि कांग्रेस पे सवाल उठाए? पहले अपने गिरेबान में तो झांकी वही। लेकिन सर कांग्रेस की अगर बात करें, बीजेपी ने तो पार्टी बनने के बाद कितने सालों बाद बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस के जो अपने बेसिक अच्छे लीडर्स थे वो किस तरह से बेइज्जत होकर एक करके निकले और बकायदा ट्वीट करते हैं वो और कहते हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इतने गहरे दोस्त थे राहुल गांधी के, उनको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं राजनीति बहुत अच्छी समझता हूं, लेकिन राजनीति को समझने की जरूरत है। चाहे वो बीजेपी के नेता हों, कांग्रेस के हों, जब किसी भी नेता की किसी पार्टी में एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो वो आसानी के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए कहीं भी चला जाता है। यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ राजनीति के अंदर ना कोई गीता पढ़ने आया है, ना कुरान पढ़ने आया है। यहाँ तो सत्ता सबसे बड़ी चीज है।
इसलिए पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती और वो आसानी के साथ दूसरी जगह तलाश करते हैं। ये बीजेपी में भी होता है, रीजनल पार्टीज में भी होता है और कांग्रेस में भी। लेकिन सर फिर भी कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। चाहे कांग्रेस आज विपक्ष में भी बैठी है, लेकिन जो आम लोग हैं, चाहे वो हम जैसे भी लोग हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, आम जनता से बात करते हैं, उनको भी लगता है डेमोक्रेसी हमारा विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन विपक्ष आज बिल्कुल स्ट्रांग नहीं दिख रहा है और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस की है, कांग्रेस की बनती है, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है। देखिए, मैं किसी हद तक आपकी बात को मानता हूँ जी जी कि अपोजिशन अगर मजबूत नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कम नहीं हो सकती है। वो बात सही है। और कांग्रेस जहां 2014 में खड़ी थी, आज वहां नहीं खड़ी है। अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने आप को ताकतवर बनाया। देखिए, इस पे हंसी उड़ती है सर कि 99 सीट लाके बहुत खुश है कांग्रेस। देखिए, बीजेपी की तो 2 सीटें आई जी जी, शुरू में जी जी। उसके बाद कितनी सीटें हैं? 91 में जब वीपी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे तब आपकी 100 भी सीटें नहीं आई थी। तो पॉलिटिक्स में ये सब इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? आपने तो डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया। आप ना घर के अंदर ठीक पॉलिटिक्स कर पा रहे, ना घर के बाहर कर पा रहे। घर के अंदर सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के, सिवाय नफरत की राजनीति करने के, आपने 11 सालों में क्या किया है? 3 तलाक आपके लिए बड़ा मुद्दा था, वक्फ आपके लिए बड़ा मुद्दा है, आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़े मुद्दे हैं। जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं और मुसलमानों से रिलेटेड हैं, वो आपके लिए पहली प्रायोरिटी रखते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है महंगाई कितनी हो रही है। 370 जी जी, महंगाई कितनी है आपको वास्ता नहीं। आप 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, और 100 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, आपको कोई परवाह नहीं है। आप मुझे बताइए तो सही, जनता कितनी परेशान है। आपने उन मुद्दों को खत्म कर दिया और इन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों से देश में नफरत फैलती है। विदेश में आज आप देखिए, चाइना आपके खिलाफ, चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती करा दी, अभी अभी सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करा दी। बांग्लादेश आपके खिलाफ हो गया, चाइना आपके खिलाफ, नेपाल आपके खिलाफ, अफगानिस्तान आपके खिलाफ, पाकिस्तान और बांग्लादेश आपके खिलाफ। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? रशिया ले दे के हमारे साथ रहता था, अब रशिया भी आपके साथ नहीं। तो आप विश्व गुरु कहलाते, बीजेपी के लोग सुबह शाम बोलते, आज क्या नतीजा निकला है? आप न घर में कुछ कर पा रहे, न घर के बाहर कुछ कर पा रहे। पेट्रोल की बात बहुत अच्छी आपने उठाई है सर, और इस पर एक जवाब भी आया था और वायरल भी काफी हुआ। मेरे को भी बहुत अपील कर रहा है। एक छोटी सी लड़की पूछती है कि पेट्रोल 40 रुपए और 100 रुपए बेचना है, ये सबको दिखता है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट ने टॉयलेट बनाए हैं, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है, वो सबको क्यों नहीं नजर आता? एक बात को मुद्दा क्यों बना लेती है विपक्ष? नहीं, क्या चीज, कौन सी चीज फ्री दे रहे हैं? आपसे किसने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दीजिए? आप तो खुद कहते हैं रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए सर, लेकिन गरीबी रेखा के से आसपास है वो लोग जो, अरे 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। आप तो ये भी दावा करते हैं कि हमने बिलो पॉवर्टी लाइन से निकाल के ऊपर खड़ा कर दिया। आज जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें सिर्फ 10-15 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो आम आदमी नहीं समझता। बिलो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया क्या है? जो दावा करते हो कि हमने नीचे से ऊपर उठा दिया। जी जी, आप ताज्जुब करेंगे, जिस फैमिली की आमदनी एक साल में 27,000 रुपए है, अगर आपकी फैमिली में 5 आदमी हैं, 27,000 रुपए को 12 से डिवाइड कीजिए और फिर 5 से डिवाइड कीजिए, तो एक आदमी के हिस्से में 500 रुपए महीना आता। सर, ये तो चला आ रहा है कांग्रेस के टाइम से। नहीं, कुछ नया नहीं है। मैं वो भी आपसे जी जी कि बिलो पॉवर्टी लाइन का ये आपका क्राइटेरिया, जी जी जी, जिसमें आप बार बार कहते हैं इससे हमने ऊपर उठा दिया है। और 80 करोड़ लोगों को आप इसलिए नहीं देते फ्री राशन कि उनको जरूरत है या आपकी बड़ी हमदर्दी है। किसान 2 साल सड़कों पर बैठा रहा, आपकी हमदर्दी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। आप समझते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये
फ्री राशन दे के वोट हासिल कर लेंगे। आप एक एक चीज में राजनीति करते हैं। वो आदमी जो सिंदूर का मतलब नहीं जानता, वो कह रहा है मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। कभी दिया है आपने अपनी पत्नी को सिंदूर? और आपकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो शादी करेंगे उन्हें हम सिंदूर देंगे, उन्हें ये तक पता। लेकिन ये खबर वो कह रहे हैं कि कुछ फेक टाइप की थी, वायरल हुई थी, ये बाद में खंडन आया इसका। खंडन आया तो ठीक है, लेकिन पहले उन्हें लगता है कि इससे हमें फायदा होगा। जब उन्हें नुकसान लगने लगता है तो उसे कंट्राडिक्ट करने लगते हैं। आपका ये बात, ये उनकी आदत है। बिल्कुल सर, लीडर ऑफ पोजीशन है सर, आप बहुत ही सीनियर लीडर है कांग्रेस के। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन यही है कि एज ए कांग्रेस पर्सन और कांग्रेस लीडर, आप कांग्रेस में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और क्या कांग्रेस को करना चाहिए इस समय उसकी हालत? मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं और मैं बिला तकल्लुफ ये बात कहने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस के अंदर हमें सबको इतनी ही मेहनत करने की जरूरत है जितनी बीजेपी और आरएसएस करती है। हम आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी और सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि उनके बड़े से बड़ा नेता 24 घंटे अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। तो ये आप बहुत आरएसएस को प्रेस कर रहे हैं सर यहाँ पे? ये मेहनत को आप कह रहे हैं कि आरएसएस जैसी मेहनत और डेडिकेशन, आरएसएस और बीजेपी जैसी दोनों के दोनों अपनी पार्टी के लिए, सत्ता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमको भी चाहिए कि अपनी आइडियोलॉजी, हमें अपनी आइडियोलॉजी पे फर्म रहना चाहिए और उस आइडियोलॉजी को, सेट कॉलेज को डिफाइन करना चाहिए आम आदमी में, और नीचे तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सर आपने ये बात बोल दी, कुछ नेता नाराज हो सकते हैं आपसे कांग्रेस? वो सवाल नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि नाराज होंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के हित की बात कर रहा हूं कि हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और कांग्रेस तो रिकॉर्ड यही है सर, जो हित में बोलता है वो साइडलाइन हो जाता है, वो ठीक है, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारे लिए मुश्किल होगा उन लोगों का मुकाबला। थैंक यू सर, आपने आई ऑफ ट्रुथ से इतनी लंबी बात की। तो हमारे साथ थे राशिद अल्वी जी, और एक इन्होंने कहा है बात और मैंने इनको बोल भी दिया मजाक में कि हो सकता है लीडर्स इससे नाराज हो जाएं। एक बात है कि आरएसएस और बीजेपी जैसी डेडिकेशन और मेहनत सर कहते हैं कि करनी चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस की जो हालत है वो बिल्कुल इम्प्रूव हो सकती है। नमस्कार सर। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।